हेलो एवरीवन। आज है 13 अप्रैल और आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके पीछे की छोटी सी कहानी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के दिन का ये जो महत्व है वो सभी भारतीयों को पता होना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो है रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, ये शुरू होता है आपका 19 मार्च 1919 को। इसको काला कानून कहा गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने इसको क्या कहा था, इसको काला कानून कहा था क्योंकि ये एक ऐसा कानून था भारतीयों के लिए जिसमें सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पुलिस किसी भी वजह से पकड़ लेती है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप सफाई नहीं दे सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं तो आप अभी की अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो आप कुछ सफाई देते हो, कुछ दलील देते हो कि ये इमरजेंसी थी, वो इमरजेंसी थी, कुछ भी थी, तो आपकी बात सुनी जाती है अगर जायज होती है। लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि कोई दलील नहीं होगी, ना दलील, ना ही आप कोई वकील कर सकते हैं, ना कोई वकील कर सकते हैं और ना ही कोई अपील कर सकते हैं। अगर संदेह है आपके ऊपर तो आपको बिना किसी दलील, वकील और अपील के गिरफ्तार किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने इसको काला कानून का नाम देते हुए इसका विरोध किया और इसी के विरोध में जो है सत्याग्रह का शुरू होता है। सत्याग्रह आंदोलन इसी के विरोध में शुरू किया जाता है। तो 30 मार्च को गांधी जी ने ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक सेकेंड। हाँ जी, जो सत्याग्रह का केंद्र था वो था पंजाब। और पंजाब जो है सत्याग्रह का जो केंद्र था, यहाँ पर दो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, जिन्हें की गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो जनता काफी नाराज थी और हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को पहुंच जाती है वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह जहां से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही गेट, वो भी बहुत पतली सी जगह थी, वो भी ब्रिटिशर्स ने बंद कर दी थी। उस टाइम पर एक सभा का आयोजन वहां पे चल रहा था और वो वैसाखी का दिन था। हजारों की संख्या में लोग वहां पर शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस टाइम पर भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। पंजाब का गवर्नर ओ डायर और अमृतसर का सेनापति था आर डायर। जो इस स्थिति को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई थी ओ डायर को। ओ डायर ने अमृतसर के सेनापति को ये आदेश दिया कि गोलियां चला दी जाए। आर डायर ने 3 मिनट का समय दिया सभी लोगों को वहां से जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता भी बंद कर दिया था। तभी आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और ये इसमें 379 इतने लोग मारे गए थे। लेकिन ये डाटा काफी हद तक सही नहीं बताया गया है। जानकारी के मुताबिक 1000 से भी ज्यादा लोग हैं, लगभग 1600 लोग हैं जो कि इसके अंदर मारे गए थे। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर जो एक कुआं था उसके अंदर भी काफी सारे लोग मर गए थे। तो ये पूरी जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी है जो कि यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। उसके बाद इस पूरे कांड की जांच के लिए जांच आयोग आता है, हंटर कमीशन, जिसके अंदर 8 मेंबर थे। हंटर कमीशन ने ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया कि इसमें ओ डायर की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मदन मोहन मालवीय को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मदन मोहन मालवीय ने ओ डायर को दोषी घोषित कर दिया, लेकिन उनकी बात कहीं भी नहीं सुनी गई, ओ डायर को छोड़ दिया गया। अब ये सारी घटना यहाँ पर होती है। उसके कुछ साल बाद 1940 की बात करते हैं। एक क्रांतिकारी का नाम आप सभी ने सुना होगा, उधम सिंह। इनके सीने में ये आग अभी भी जल रही थी जो ठंडी नहीं हुई थी। इन्होंने बदला लेने के लिए ये लंदन पहुंचते हैं 1940 में, और जब ये लंदन पहुंचते हैं तो वहां पर इन्होंने पता किया कि ओ डायर कहाँ मिलेगा। जब उनको ओ डायर का पता चला, उनके सामने जाकर उनसे सवाल भी पूछा कि क्या आप ही ने जलियांवाला बाग, हाँ हमने किए थे।
धाड़ धाड़ वहीं पर उनके ऊपर गोलियों से बरसात कर दी और उनको जान से मार दिया। वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते उनको गिरफ्तार करने के लिए। तब उधम सिंह की स्टेटमेंट थी कि मेरा उद्देश्य था बदला लेना, मेरा उद्देश्य था ओडायर को मारना, हम भारतीय हैं और हमसे पंगा ना लीजिए, हमें कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा। और उन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। और इसी के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को भी लौटा दिया था। सो गाइज, ये है पूरी कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप सभी को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी जो आपके जनरल नॉलेज को और भी ज्यादा इंप्रूव करे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।